वेडनेसडे। कहानी की शुरुआत में हम वेडनेसडे नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने स्कूल जा रही थी। उसकी हरकतों और उसके अजीब होने की वजह से सब उसे फ्रीक समझते थे। इसके बाद हम उसके लॉकर को देखते हैं, उस पर बहुत कुछ अनाप शनाप लिखा हुआ था और ये चीज कोई नई नहीं थी। जब वो अपने लॉकर को खोलती है तो वहाँ उसे उसका भाई मिलता है, जिसे कुछ बदमाश लड़कों ने बांध कर यहाँ बंद कर दिया था। वो अपने भाई से पूछती है कि उसके साथ ही किसने किया, तो उसका भाई पक्सले एडम्स उसे कुछ भी नहीं बताता। पर जब वेडनेसडे उसकी रस्सी खोलने लगती है तो उसे कुछ विजन्स आते हैं, जिनमें वो उन लड़कों को देखती है जिन्होंने उसके भाई का ये हाल किया था। वेडनेसडे के अंदर ये खासियत थी कि वो जब भी किसी को टच करती थी तो उसे पता चल जाता था कि उसके साथ क्या हुआ था और क्या बुरा होने वाला है। वेडनेसडे उन लड़कों के पास जाती है जो स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। वेडनेसडे उन सभी को सबक सिखाने के लिए पूल में पिरान्हा छोड़ देती है, जिससे वो पिरान्हा एक लड़के को काट काट कर बुरा हाल कर देते हैं। ये देख वेडनेसडे को बहुत मजा आता है। उसकी इस हरकत की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है, पर ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था, बल्कि इससे पहले भी वो कई स्कूल से निकाली जा चुकी थी। इसलिए उसके पेरेंट्स गोमेज एडम्स और मार्शिया एडम्स उसे एक ऐसे स्कूल ले जा रहे थे जो खासकर वेडनेसडे जैसे बच्चों के लिए बना था। उसका नाम था नेवरमोर एकेडमी। वेडनेसडे वहाँ नहीं जाना चाहती थी और अपने पेरेंट्स से कहती है कि इस दुनिया में कोई ऐसा स्कूल नहीं बना जो मुझे रोक सके। अब ये नेवरमोर एकेडमी पहुँच जाते हैं। इसी के साथ हम नेवरमोर के पास एक जंगल को देखते हैं, जहाँ एक आदमी आकर रुकता है और वहाँ जाकर कॉफी पीने लगता है। तभी कोई चीज अचानक से उस पर हमला कर देती है और बड़ी बेरहमी से उसे मार डालती है। इधर वेडनेसडे के पेरेंट्स नेवरमोर की प्रिंसिपल से मिलते हैं, जिसका नाम लैरिसा होता है। पहले मैं आपको बता दूं कि नेवरमोर उन बच्चों के लिए बना था जो आउटकास्टेड थे, जैसे कि वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स, विचेस और भी कई तरीके के बच्चे यहाँ पढ़ते थे, जिनमें अजीब ताकतें और जादुई शक्तियाँ होती हैं। लैरिसा वेडनेसडे को उसका रूम दिखाती है, जिसे उसे सिनक्लेयर के साथ शेयर करना था। सिनक्लेयर ने रूम को काफी रंग बिरंगा कर रखा था, जो वेडनेसडे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि उसका पसंदीदा रंग था काला। सिनक्लेयर वेडनेसडे से दोस्ती करने की कोशिश करती है, पर वेडनेसडे को जवाब नहीं देती। इस पर उसके डैड बोलते हैं कि मेरी नन्ही कली थोड़ी अजीब है, थोड़ी बोरिंग है और लगभग एक जिंदा लाश है। ये सुनकर वेडनेसडे उन्हें घूरने लगती है। इसके बाद सिनक्लेयर उसे स्कूल टूर देने लगती है। तभी एक लड़का कहता है कि सिनक्लेयर, तुम्हें पता है कि आज स्कूल में एक नई लड़की आई है जो बहुत अजीब है। इस पर सिनक्लेयर कहती है कि यही वो लड़की है और इसका नाम वेडनेसडे है। वो लड़का वेडनेसडे से उसकी फेसबुक प्रोफाइल पूछता है तो पता चलता है कि वो फोन वगैरह नहीं चलाती, क्योंकि वो इस तरह की चीजों को समय की बर्बादी मानती है। मार्शिया वेडनेसडे से कहती है कि तुम अब यहाँ से नहीं भागोगी, तुम्हें ये जगह बहुत पसंद आने वाली है। वेडनेसडे कहती है कि ऐसा नहीं होने वाला, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। जाते समय गोमेज एक हाथ छोड़ जाता है, जिसका नाम थिंग था, ताकि वो वेडनेसडे पर नजर रख सके। उधर जंगल में पुलिस छानबीन करती है तो उन्हें वहाँ उस आदमी की लाश के टुकड़े यहाँ वहाँ पड़े मिलते हैं। ऐसा हादसा यहाँ पहली बार नहीं हुआ था। नेवरमोर एकेडमी के पास के जंगल में कोई मारा गया हो। डोनावन गेलफिन कहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि ये काम किसी जंगली जानवर का भी हो सकता है और नहीं भी। दूसरी तरफ वेडनेसडे अपने साइड से रंगीन रंग हटा देती है तो सिनक्लेयर उस पर चिल्लाने लगती है। वेडनेसडे सिनक्लेयर को चुप रहने को बोलती है, क्योंकि अब उसके लिखने का वक्त हो गया था। पर सिनक्लेयर बदला लेने के लिए तेज आवाज में गाने बजाने लगती है, जिससे वेडनेसडे को गुस्सा आता है और वो ये सब बंद करने को कहती है। मगर सिनक्लेयर अपने बड़े नाखून दिखाकर वेडनेसडे को डराने लगती है, क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ थी। तभी टीचर थॉर्नहिल रूम के अंदर आ जाती है और वेडनेसडे को वेलकम के तौर पर एक ब्लैक ढैया देती है। इसके बाद हम उस हाथ को भी देखते हैं जो अपना काम बखूबी तरीके से निभा रहा था। अब जब रात को वेडनेसडे घूम रही होती है, तभी कोई एक स्टैचू को उसके ऊपर गिरा देता है, पर तभी एक लड़का आकर उसे बचा लेता है, जिसका नाम जेवियर है। पर इसकी वजह से वेडनेसडे बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आता है तो वो शुक्रिया कहने के बजाय ये कहती है कि उसके वजह से वो एक अच्छी मौत नहीं मर पाई। यहाँ जेवियर बताता है कि मैं तुम्हें काफी पहले से जानता हूँ, तब हम 10 साल के थे और खेल रहे थे। तब मैं एक ताबूत में छुप गया था, पर जब लोग मुझे जलाने ही वाले थे तो तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी जान बचाकर हिसाब बराबर कर दिया है। जिससे वेडनेसडे जेवियर को पहचान जाती है। इसके बाद वेडनेसडे जब लिख रही होती है तो उसे अपने बिस्तर पर कोई महसूस होता है। वो जैसे ही देखती है तो थिंग को पाती है, जो छुपने की कोशिश करने लगता है। वेडनेसडे उसे अच्छी तरीके से जानती थी, क्योंकि ये हाथ जिसका नाम थिंग है वो एडम्स फैमिली के मेंबर की तरह है। वेडनेसडे उससे कहती है कि आज के बाद तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगी, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर दूंगी। थिंग डर जाता है और उसकी बात मान जाता है। अगले दिन प्रिंसिपल लैरिसा वेडनेसडे को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाती है, ताकि उसके बर्ताव को ठीक किया जा सके और वो कुछ तमीज सीख सके। वहाँ डॉक्टर वेलेरी से मिलती है और सेशन शुरू होने से पहले ही वॉशरूम का बहाना बना देती है। इसके बाद वो खिड़की से निकलकर भाग जाती है। इस दौरान वो एक आदमी से टकरा जाती है। इससे उसे विजन्स आते हैं और पता चलता है कि वो आदमी एक्सीडेंट में मरने वाला है, मगर वो इस बारे में इस आदमी को कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि इस आदमी का रवैया ठीक नहीं था। इसके बाद वो एक कैफे में पहुँचती है, जहाँ
जहाँ उसकी मुलाकात यहाँ काम करने वाले एक लड़के टाइलर से होती है। वो यहाँ कॉफी मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। वेडनेसडे उस मशीन को ठीक करने को कहती है और बदले में मदद मांगती है कि उसे वेडनेसडे को स्टेशन तक पहुँचाना होगा क्योंकि वो नेवरमोर से भागना चाहती है। टाइलर मान जाता है और वेडनेसडे उसकी मशीन को बहुत ही आराम से ठीक कर देती है, जिसे देखकर टाइलर भी हैरान रह जाता है। टाइलर वेडनेसडे का इंतजार करने को कहता है क्योंकि वो अपनी शिफ्ट खत्म करने से पहले यहाँ से नहीं जा सकता था। वेडनेसडे यहाँ बैठकर इंतजार करने लगती है, पर कुछ देर बाद यहाँ शरारती लड़के आकर उसे परेशान करने लगते हैं। वेडनेसडे को बुरा लगता है और वो अकेले सभी लड़कों को धूल चटा देती है। टाइलर ये देख बहुत इम्प्रेस हो जाता है। तब यहाँ टाइलर के डैड मिस्टर गेल्फिन आते हैं और टाइलर से यहाँ क्या हुआ पूछते हैं। टाइलर कहता है कि कुछ लड़के कस्टमर को परेशान कर रहे थे तो उसने उन्हें अच्छा सबक सिखाया। गेल्फिन को जब पता चलता है कि उसका नाम वेडनेसडे एडम्स है तो वो समझ जाता है कि वो गोमेज एडम्स की बेटी है और कहने लगता है कि तुम्हारे बाप ने बहुत कुछ बुरा किया था, पर वो साफ साफ नहीं बताता कि वो किस बारे में बात कर रहा है, इसलिए वेडनेसडे उसे डिटेल में पूछने लगती है। तभी यहाँ प्रिंसिपल लैरिसा आती है और माफी मांगकर वेडनेसडे को ले जाने लगती है। जाते समय इन्हें वही ट्रक दिखाई देता है जिससे वेडनेसडे ने अपने विजन में देखा था। लैरिसा कहती है कि भगवान करे ड्राइवर सही सलामत हो, पर वेडनेसडे कहती है कि ड्राइवर मर चुका है, जो सुनकर लैरिसा हैरान हो जाती है। रात को वेडनेसडे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने लगती है। तब उसके पास सिनक्लेयर आती है और उस हाथ को देखकर उसके बारे में पूछने लगती है। जवाब में वो कहती है कि यह हमारी एडम्स फैमिली का एक मेंबर है। इसके बाद हम स्कूल की लाइब्रेरी में रोवन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक किताब से एक पन्ना फाड़ लेता है जिस पर किसी की तस्वीर बनी हुई थी। दूसरी तरफ थिंग टाइलर के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर पहले तो वो घबरा जाता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है, पर बाद में पता चलता है कि वेडनेसडे ने थिंग को यहाँ भेजा है। थिंग उसे वेडनेसडे को टेलीफोन नंबर देता है और उस कॉल करने का इशारा देता है। टाइलर वेडनेसडे को कॉल करता है, जहाँ पर वेडनेसडे टाइलर को अपना प्लान बताते हुए कहती है कि स्कूल में जल्द ही एक फेस्टिवल होने वाला है जहाँ से मैं भागना चाहती हूँ और तुम्हें मदद करनी होगी, जिसके बदले में तुम्हें अच्छा इनाम दूंगी। टाइलर मान जाता है। फेस्टिवल में हम वेडनेसडे को देखते हैं जिस पर प्रिंसिपल लैरिसा की कड़ी नजर थी, इसलिए वो एक आदमी को पैसे देकर प्रिंसिपल का ध्यान बांटने को कहती है। तभी यहाँ टाइलर आ जाता है और वेडनेसडे को उसके पिता का एक पुलिस रिकॉर्ड देता है जिसके बारे में वेडनेसडे जानना चाहती थी। इसके बाद वो यहाँ से जानने लगते हैं कि जिस दौरान रोवन से टकरा जाती है, जिसने लाइब्रेरी में बुक के एक पन्ने को फाड़ा था। उसे पता चलता है कि जंगल में रोवन मारा जाएगा। वेडनेसडे उसे रोकने की कोशिश करने लगती है, पर रोवन नहीं रुकता और जंगल की तरफ भाग जाता है। वेडनेसडे उसका पीछा करती है और कहती है रुक जाओ, जंगल में मत जाओ, उसकी जान को खतरा है। मगर तभी रोवन अपनी जादुई ताकत से वेडनेसडे को उठा लेता है और कहता है कि असली खतरा तो वेडनेसडे खुद है और वो वेडनेसडे को मारकर सबको बचाना चाहता है। उस दिन उस स्टैचू को भी उसने ही वेडनेसडे के ऊपर गिराया था। इसके बाद रोवन उसे वो फाड़ा हुआ पन्ना दिखाता है और कहता है कि इस तस्वीर में वेडनेसडे है। ये तस्वीर उसकी माँ ने 25 साल पहले बनाई थी जब वो इस एकेडमी में पढ़ती थी और तब उसने रोवन से कहा था कि इस लड़की को उसे रोकना होगा वरना ये लड़की इस एकेडमी को और इससे सभी लोगों को तबाह कर देगी। कहकर वो वेडनेसडे को मारने ही वाला होता है कि वहाँ एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और रोवन पर हमला कर देता है और उसे बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। इसके बाद वेडनेसडे को हम उसके कमरे में देखते हैं और उसका यहाँ से भागने का अब कोई प्लान नहीं था, क्योंकि उसके मन में कई सवाल थे, जैसे कि वो इस स्कूल के लिए और सबके लिए कैसे खतरा है और उस मॉन्स्टर ने उसकी जान क्यों बचाई और उसके पिता पर किसके कत्ल का इल्जाम था। इसके बाद वो कहती हैं कि लगता है नेवरमोर में मजा आने वाला है। अगले दिन शेरिफ गेल्फिन आते हैं जिसे वेडनेसडे ने बुलाया था क्योंकि उसने रिपोर्ट की थी कि उसने रोवन को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा था जिसे एक मॉन्स्टर ने मारा था, पर पुलिस को वहाँ ना कोई लाश मिली और ना ही कोई ठोस सबूत। गेल्फिन वेडनेसडे से पूछता है कि आखिर जंगल में रात को वो कर क्या रही थी। जवाब में वो कहती है कि मैंने रोवन को जंगल की तरफ भागते हुए देखा था तो मैंने उसका पीछा किया और उसी दरमियान एक मॉन्स्टर ने उसे मार दिया, फिर वो बेहोश हो गई। फॉरेन प्रिंसिपल लैरिसा कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो लड़का जिंदा है, बस यहाँ से भाग गया है। आपको वेडनेसडे की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, इसे अक्सर इस तरफ से दौरे पड़ते हैं और ये अपने मन में मनगढ़ंत कहानियां बनाती हैं। हम इसका इलाज करा रहे हैं, जल्द ही ठीक हो जाएगी। प्रिंसिपल के जाने के बाद वेडनेसडे शेरिफ से कहती हैं कि जंगल में कोई तो है जो लोगों को मार रहा है और ये बात तो आप भी जानते हैं। मगर तभी रोवन यहाँ आता है और उसे जिंदा देखकर वेडनेसडे के होश उड़ जाते हैं। अगले दिन वेडनेसडे को डॉक्टर वेलेरी के पास ले जाया जाता है
है उसके सेशन के लिए डॉक्टर कहती हैं कि क्या तुमने रोवन की मौत की अफवाहें इसलिए फैलाई क्योंकि तुम लोगों का अटेंशन चाहती हो? क्या उसने सच में रोवन को मरते हुए देखा था? वेडनेसडे कहती है कि वो जानती है उसने क्या देखा, उसे समझाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर वैलेरी कहती है कि देखो, तुम इस बार सेशन छोड़कर नहीं भागी, हमने हमारा पहला सेशन बिना किसी रुकावट के कंप्लीट कर लिया। इससे ये साबित होता है कि मैं कामयाब हो गई हूँ और दोनों के बीच की वार्तालाप से तुम्हें कोई फायदा मिल रहा है। इसके बाद वेडनेसडे को पता चलता है कि रोवन को एकेडमी से बाहर निकाला जा रहा है, इसलिए थिंग को रोवन के पीछे लगा देती है। अब प्रिंसिपल के कहने पर वेडनेसडे स्कूल की बाकी एक्टिविटी में हिस्सा लेना चाहती थी, इसलिए वो एक क्लब को ज्वाइन कर लेती है। साथ एक ही लड़का था और उसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ थिंग रोवन का पीछा करते हुए वॉशरूम तक जाता है, पर वहाँ से उसे कोई और बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर थिंग कंफ्यूज हो जाता है, पर असल में रोवन ने ही दूसरे आदमी का रूप लिया था। जिसके बाद वो अपने आप को प्रिंसिपल के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। थिंग आकर बताता है कि उसने रोवन का पीछा किया, पर पता नहीं वॉशरूम से वो गायब हो गया। ये सुनकर वो उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे अब खुद कोई सबूत ढूंढना होगा क्योंकि तुमने हमारे इकलौते सुराग को खो दिया। क्लास शुरू होने पर वेडनेसडे को जेवियर्स अपने पास वाली सीट ऑफर करता है, इसलिए वो उसके पास जाकर बैठ जाती है। जेवियर मकड़ी की एक ड्राइंग बनाता है, फिर अपने जादू से उसे जिंदा कर देता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वेडनेसडे को इम्प्रेस कर सके, पर वो एक ही झटके में मकड़ी को नष्ट कर देती है। इसके बाद इनकी टीचर थॉर्नहिल सवाल करती है, जिसका जवाब बियांसा, जो कि जेवियर की गर्लफ्रेंड है, और वेडनेसडे दोनों देने लगती हैं। दोनों अपने अपने नॉलेज से जवाब देने लगती हैं, जिससे बियांसा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो वेडनेसडे से चिढ़ रही थी, ये सोचकर कि उसके मुकाबले का अब कोई आ गया है। अब वेडनेसडे बी कीपिंग के लिए सिंक्लेयर को अपनी जगह भेज देती है और खुद टायलर के साथ जंगलों में मॉन्स्टर्स को ढूंढने निकल जाती है। वहाँ उसे रोवन का चश्मा मिलता है। जैसे ही वो उस चश्मे को छूती है, उसे लाइब्रेरी की वो किताब दिख जाती है जिसका पन्ना रोवन ने फाड़ा था। वो लाइब्रेरी में उस किताब को ढूंढने आती है, पर वहाँ अब वो किताब नहीं थी। इसके बाद वो चुपके से जेवियर के रूम में आ जाती है क्योंकि रोवन और जेवियर रूममेट्स थे। वेडनेसडे और थिंग उस किताब को यहाँ ढूंढने लगते हैं, मगर तभी जेवियर यहाँ आ जाता है, जिसकी वजह से वो बेड के नीचे छुप जाती है। तभी बियांसा भी यहाँ आ जाती है और जेवियर से पैचअप के लिए बोलती है और जेवियर मना कर देता है। ये सुनकर वो कहती है कि तुम वेडनेसडे की वजह से मुझे इग्नोर कर रहे हो, पर आखिर उसमें ऐसा क्या खास है? जवाब में जेवियर कहता है कि वो तुम्हारी तरह चालाकियां नहीं करती। के बाद बियांसा कहती है कि मैं कल होने वाली वो कप फिनाले में उसकी वेयरवुल्फ दोस्त सिंक्लेयर की धज्जियां उड़ाने वाली हूँ। बेड के नीचे से थिंग और वेडनेसडे उन दोनों की बातें सुन रहे थे। यहाँ से आने के बाद वो सिंक्लेयर से मिलती हैं और कहती हैं कि कल होने वाली बोट रेस में मैं भी हिस्सा लूंगी क्योंकि मुझे घमंडी लड़की बियांसा को किसी भी तरीके से हराना है। अगले दिन जब रेस शुरू होती है तो बताया जाता है कि इस मुकाबले में कोई भी रूल नहीं है। जो भी टीम सबसे पहले गुफा में जाकर झंडे को लाएगी वो टीम जीत जाएगी। इसके बाद प्रिंसिपल रेस को शुरू करने का ऐलान करती है और रेस शुरू हो जाती है। बियांसा अपनी चालें चलना शुरू कर देती है और अपनी एक जलपरी साथी से एक टीम की बोट को तुड़वा देती है, जिससे वो टीम रेस से बाहर हो जाती है। इसके बाद वो जलपरी वेडनेसडे की बोट की तरफ आने लगती है तो थिंग लीवर खींचता है, जिससे वो जलपरी जाल में फंस जाती है। किनारे पर 3 टीम पहुंच जाती है और सभी लोग झंडे को लेने गुफा की ओर जाने लगते हैं तो सिंक्लेयर टीम जोकर की बोट में छेद कर देती है। इसके बाद जब वेडनेसडे झंडा लेकर आने लगती है तो उसे फिर विजन आते हैं, जिसमें वो अपने जैसी लड़की को देखती है जिसके हाथ में एक किताब थी। जब उसे होश आता है तो वो झंडा लेकर जाने लगती है। टीम जोकर की नाव तो डूब जाती है, पर तभी वो जलपरी आकर इनकी बोट को डुबाने लगती है, इसलिए थिंग जलपरी को मुक्का मारता है। अब वेडनेसडे अपनी बोट से नुकीली भाली निकालती है, जिससे बियांसा की बोट खराब हो जाती है और उसकी बोट डूब जाती है। इस तरह वेडनेसडे की टीम इस रेस में जीत जाती है। 4 साल में बियांसा पहली बार हारी थी, इसलिए वो गुस्से में आग बबूला थी और बदला चाहती थी। रात के वक्त वेडनेसडे एक स्टैचू के पास जाती है जिसके हाथ में एक किताब थी। किताब पर लिखी पहेली को जैसे ही वो सुलझाती है तो वहाँ उसे एक रास्ता खुल जाता है। वहाँ उसकी पेरेंट्स की तस्वीरें के अलावा और भी कई लोगों की तस्वीरें थी। उसे वहाँ वो किताब मिल जाती है जिसकी तलाश वो कर रही थी, पर जैसे ही वो उस किताब को लेकर जाने लगती है तो अचानक से उस पर कोई हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो पाती है कि कुछ लोगों ने उसे बंदी बना रखा है। वो मास्क पहने हुए थे, पर उनकी आवाज से वेडनेसडे उन्हें पहचान लेती है और कहती है कि मैं जानती हूँ तुम सब कौन हो, इसलिए अपने मास्क हटा सकते हो। ये कोई और नहीं बल्कि बियांसा और उसकी साथी थी। इसी दौरान वो अपने हाथ की रस्सियां भी खोल लेती हैं। यहाँ से जाने लगती हैं। जाने से पहले कहती है कि तुम अभी भी नौसिखिए हो, ठीक से किडनैप करना भी नहीं जानते। वापस आने के बाद वो उस फटे हुए पन्ने को किताब से जोड़कर देखती है और किताब को पढ़ने लगती है। अगले दिन प्रिंसिपल
सभी बच्चों को एक प्रोजेक्ट देती है जिसमें उन्हें शहर की सारी दुकानों पर जाकर दुकानदारों के काम में हाथ बटाना था। शहर के आने के बाद वेडनेसडे जेवियर को वो किताब दिखाकर पूछती है कि क्या तुम इस किताब को पहचानते हो। जवाब में वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। इस किताब को लेकर मेरे और रोवन के बीच लड़ाई भी हुई थी। असल में ये किताब 30 साल से भी ज्यादा पुरानी है और किसी जादूगर की है। वेडनेसडे कहती है कि तुम इस जादूगर के बारे में और क्या जानते हो। वो कहता है कि कुछ खास नहीं, उसका नाम जोसेफ क्रैकस्टोन है। तुम उसके बारे में आसानी से जान सकती हो क्योंकि वो यहाँ की फेमस हस्ती है। दूसरी तरफ सारे बच्चे दुकानों में जाकर काम करने लगते हैं। वेडनेसडे एक वेट्रेस बनी थी मगर उसके नखरे देखकर कोई भी उससे कुछ नहीं खरीदता।